जय हिंद बच्चों, किंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका जूलॉजी टीचर विवेक हिंदुस्तानी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ ध्यान दे करके पढ़िए। आशा नहीं, विश्वास दिलाते हैं कि आप इसमें से एक एक लाइन को पूरी तरह से याद कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है रिप्रोडक्शन? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही समान क्या उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मतलब कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रिप्रोडक्शन कहलाती है या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। प्यारे बच्चों, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे ह्यूमन जो होते हैं वो मेल और फीमेल होते हैं। जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो मेल और फीमेल होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जो मनुष्य होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। विव पेरस होते हैं, इनमें क्या होता है, जरा यूजी होते हैं, ये बच्चे का जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंडे का जन्म देंगे। किसी के घर अंडा पैदा नहीं होता, किससे? मनुष्य से। ठीक, अगला पॉइंट जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब भी निषेचन होगा तो वो आंतरिक निषेचन होगा। आंतरिक निषेचन कहाँ होगा? महिला के शरीर के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि स्पर्म और ओवम को गिलास में लिए और चम्मच से हिला दिए, बच्चे का जन्म हो गया। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या बेटा? ह्यूमन्स शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या है? मनुष्यों में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के तरफ। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स वही इवेंट्स होते हैं जो पूरे रिप्रोडक्शन के फल के दौरान क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होते हैं। अगर इनमें बात करें तो सबसे पहला हमारा जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो है क्या? गैमेटोजेनेसिस। बेटा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या है? आप क्या हैं? मेल और फीमेल बॉडी हैं। ठीक, मनुष्य में दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। इनमें अलग अलग गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल में कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। फीमेल में कौन सा गैमेट? फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट क्या होता है बेटा? मेल गैमेट स्पर्म होता है, जबकि फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम होता है। अब बेटा अगला जो स्टेप है हमारा, अगला इवेंट है वो है इंसेमिनेशन। जब गैमेट बन गया, पुरुष में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, महिला में अंड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अगर ये दोनों फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है तो अगला स्टेप जो है रिप्रोडक्शन का वो हमारा क्या है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या? द ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल। जो पुरुष के शरीर में क्या बना? स्पर्म बना, या मेल जो गैमेट है ये क्या होगा? मेल के शरीर से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करना ही क्या है? इंसेमिनेशन है। क्या होता है? जब शारीरिक संबंध या इंटरकोर्स के दौरान पुरुष का वीर्य महिला के शरीर में जाता है तो क्या होता है? इंसेमिनेशन स्टेप होता है। अगला स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है? फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, जब इंसेमिनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में क्या हुआ? पहुंच गया। फीमेल की बॉडी में क्या है? ओवम है। अगर ओवम प्रेजेंट है फीमेल की बॉडी में तो मेल का जो गैमेट है वो फीमेल के गैमेट के साथ मिल करके क्या होगा? फ्यूज होगा, मतलब मिल करके निषेचन करेंगे, फ्यूजन करेंगे। ठीक, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जायगोट डेवलप करके क्या बनाएंगे बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट। जायगोट का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। जो जायगोट है वो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में फिर बनेंगे। अगला जो हमारा स्टेप है इम्प्लांटेशन। बेटा इम्प्लांटेशन क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूटेराइन वॉल। जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट बना है ये अब क्या होगा? ये यूटेराइन मतलब गर्भाशय की दीवार में जाकर के चिपक जाएगा। वहां चिपक जाएगा तो अगला स्टेप क्या होगा? गेस्टेशन।
अब वहाँ चिपकने के पश्चात प्रोसेस स्टार्ट होगा गेस्टेशन का। और गेस्टेशन क्या होता है बेटा? द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारा जो है भ्रूण वो विकास करता रहता है। जो गेस्टेशन पीरियड होता है बेटा ये पूरे 9 महीने का होता है, प्लस माइनस 10 डेज कर सकते हैं कि 10 दिन कम या ज़्यादा, ये टोटल होते हैं 9 मंथ के। ठीक, अगला जब गेस्टेशन पीरियड हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो अगला स्टेप आता है या अगला इवेंट आता है पार्टुरेशन। ठीक, इसमें क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब हमारा क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ तो अब बच्चे का क्या होगा? जन्म होगा। तो ये स्टेप क्या है? ये इवेंट क्या है? पार्टुरेशन है। ठीक, इसमें क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे का जन्म होता है। अब बच्चे के जन्म के पश्चात एक स्टेप और आता है या एक इवेंट और होता है लैक्टेशन। कहीं कहीं पर क्या है कि लैक्टेशन स्टेप्स को नहीं दिखाया गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव इवेंट ही है। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी होती है उसके पश्चात जो है मदर की मैमेलरी ग्लैंड जो होते हैं ये मिल्क का फार्मेशन करते हैं। और ये मिल्क का फार्मेशन जो होता है ये मदर क्या करती? जो मैमेलरी ग्लैंड से मिल्क फॉर्मेट हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, इसको बच्चे को क्या करती है? फीडिंग कराती है। ठीक, तो फीडिंग ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमेलरी ग्लैंड, मैमेलरी ग्लैंड से मिल्क का फीडिंग कराती है कौन? जो मदर है वो बेबी को फीडिंग कराती है। ठीक, अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये डिवीजन में बटे हैं। मतलब कौन कौन से इसमें डिवीजन है? क्यों डिवीजन है? क्योंकि बेटा जो मनुष्य शरीर है इसमें क्या है? एक मेल है एक फीमेल है, तीसरा तो ट्रांसजेंडर होता है, वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को फॉलो नहीं करता, मतलब उनमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स नहीं होते हैं। तो ये डिवीजन कौन कौन? द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये किसमें? पुरुष जनन तंत्र है, मतलब ये पुरुषों में होगा। ठीक, क्या है इसमें? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोस्टली लोकेटेड एक्सटर्नली इन द पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी। ये मुख्य रूप से क्या है? लोकेटेड होते हैं शरीर के बाहर। ठीक, शरीर के बाहर या पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। दूसरा क्या? एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स मतलब सहायक नलिकाएं। जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ नलिकाएं हैं और वो क्या करती हैं? वो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको एक्सेसरी डक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, अगला जो है एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड का मतलब क्या है बेटा? ये सहायक ग्रंथियां होती हैं जो किसमें? रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अगला जो हमारा है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है बेटा कि पेनिस। जो हमारा पेनिस है ये क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो शरीर से बाहर दिखता है। ठीक, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये पेनिस है जो बाहर की तरफ दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? टेस्टिस। ठीक, ये क्या है? टेस्टिस है बेटा। यहाँ से ये जो दिख रहा है ये क्या है? इपीडिडाइमिस है। और ये स्कूटम, ये जो व्हाइट टेस्टिस के चारों तरफ आपको दिख रहा है यह है स्कूटम। अभी स्कूटम के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ सिर्फ आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक, अब बेटा स्कूटम के बारे में हम लोग जानते हैं। अब आप लोग कहोगे कि स्कूटम तो अभी आपने दिखाया नहीं पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बेटा स्कूटम को हमने नहीं दिखाया, लेकिन ये जो है इसको हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिस को क्या करता है? स्टोर रखता है। ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमारे बारे में जानना है तो हमारे गांव के बारे में जानना होगा। ठीक, अगर मेरे घर तक पहुंचना है। ठीक, इट इज द एक्सटर्नल पाउच इन व्हिच द टेस्टिस इज सिचुएटेड। क्या है? स्कूटम एक एक्सटर्नल पाउच है, एक बाहरी थैली है जिसमें क्या है? टेस्टिस हमारा प्रेजेंट होता है आउटसाइड द बॉडी। कहाँ? शरीर के बाहर। थैली देखें ऐसा टेस्टिस क्या है? थैली की तरह लटका होता, ऐसा तो है नहीं कि पेट में भरा होता है। टेस्टिस देखते हो, सब लोग देख होंगे टेस्टिस। जो वृषण कोष होता है, ठीक, वो क्या है? वो टेस्टिस को क्या करता है? स्टोर, वृषण को स्टोर करके रखता है या अपने अंदर रखता है।
outside the body to maintain a temperature of 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the body normal temperature as the body temperature is not suitable for the formation of sperm cell। क्या है कि ये हमारा जो टेस्टिस है ये शरीर के बाहर स्कूटम में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है बेटा, क्या शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इस टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो जो हमारा स्कूटम है ये शरीर से बाहर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्या करता है, टेस्टिस को रखता है और टेम्परेचर कितना मेंटेन करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, जो सुटेबल इन्वायरमेंट होता है किसके लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, अगला लाइन जो है, द स्कूटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक विद द हेल्प ऑफ इंगुनियल कैनाल थ्रू व्हिच स्पर्मेटिक कार्ड पासेस। क्या है कि जो हमारा स्कूटम है ये एब्डोमिनल कैविटी को पेल्विक रीजन से जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये कैसे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं बेटा इंगुनियल कैनाल, बीच में क्या होता है, एक इंगुनियल कैनाल होता है। अब आप कहेंगे कि ये इंगुनियल कैनाल क्या है, बेटा ये इंगुनियल कैनाल जो है एक छिद्र है, क्या है, नली है, और ये किसके द्वारा जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा स्पर्मेटिक कार्ड के द्वारा। इसी इंगुनियल कैनाल से स्पर्मेटिक कार्ड पास होते हैं। अब आप जानते हैं कि ठंडी के टाइम पे क्या होता, जो हमारे शरीर का टेस्टिस है, ठीक, ये स्कूटम में प्रेजेंट है और स्कूटम क्या होगा, ठंडी में छोटा हो जाता है, मतलब किसमें, ये एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता, प्रवेश कर जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक, और गर्मियों में शरीर से बाहर की तरफ हमारा स्कूटम लटक जाता है। अगला स्टेप जो है बेटा, ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल का, वो टेस्टिस, टेस्टिस बेटा क्या, टेस्टिस, द मेल टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो मेल टेस्टिस है ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द मेल गोनाड्स। क्या है कि जो हमारा टेस्टिस है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गोनाड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर शेप साइज की बात करें तो बेटा इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप का होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये क्या है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया गया, कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। जो आपका टेस्टिस है ये एक डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ उस कवरिंग का नाम भी बता देता हूँ कि कौन कौन से लेयर के कवर इस पे लगे हुए हैं। ट्यूनिका विजिनेलिस, ट्यूनिका विजिनेलिस एक लेयर है जो सबसे बाहरी लेयर है। मध्य लेयर जो है वो है बेटा ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ये मिडिल लेयर होती है जो व्हाइट कलर की दिखती है। तीसरा जो हमारा है वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर होते हैं। बेटा क्या करोगे आप लोग, लाइन बाय लाइन इसी नोट्स को बनाते रहोगे। ठीक, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो हम हेडिंग डाल रखे हैं वो क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बेटा हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की तो बात कर लिए, ठीक, कि ये क्या है, ये स्कूटम में प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं, कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, स्कूटम में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो शेप होता है ओवल शेप का, मतलब अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, डेंस कवरिंग से कवर होती है। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं, कहाँ, इनसाइड द टेस्टिस। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनसाइड ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर देयर आर 250 कंपार्टमेंट, कितने, 250 कमरे होते हैं। ठीक, फाउंड व्हिच आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, प्रत्येक वृषण के अंदर 250 कमरे होते हैं। ठीक, इनको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। Each lobules consist of about 1 to 3 highly coiled tubular structure called the seminiferous tubules, site of sperm cell synthesis। क्या बेटा, जो ये 250 कमरे हैं, 250 कंपार्टमेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हाईली क्वाइल्ड कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब क्या करोगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को अंडरलाइन कर लो, और ये क्या होता है, साइट ऑफ
स्पर्म फार्मेशन। अब कोई पूछेगा स्पर्म का फार्मेशन कहाँ होता है, तो ये मत कह देना पेट में होता है, ये मत कह देना पेनिस में होता है, सीधा जवाब देना कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइड आर लाइन्ड बाय, क्या है, ये जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके भी इनर लाइन जो है वहां पर भी कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आखिर ये स्पर्म का फार्मेशन करते हैं, तो भाई इनके बारे में जानना हमें जरूरी है। इनमें जो पहला सेल है वो है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ये होते हैं द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म सेल। क्या है, मेल जर्म सेल के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, किसको, स्पर्मेटोगोनिया सेल को, और ये मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्म सेल का फार्मेशन करते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सर्टोली सेल। बेटा सर्टोली सेल्स ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म सेल। जो स्पर्म सेल डेवलप कर रहा है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन सबको चाहिए और स्पर्म को तो न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए बेटा, क्योंकि क्या है, अगर स्पर्म मैच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा। ठीक, अभी हम दो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसको लास्ट में बताएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए, और उसको तो जानना सभी को जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको लिख करके ही जाना। मैं लाइन बाय लाइन लिखा के चला जाऊँ, बता के जाऊंगा। ठीक, अगला जो हमारा हेडिंग स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं बेटा, ये जो आप व्हाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये व्हाइट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, इसमें कम लोब्यूल्स दिखाए गए। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर में हम 250 लोब्यूल्स तो दिखा नहीं सकते बेटा, फिर दिखेगा नहीं आपको। ठीक, और प्रत्येक लोब्यूल्स के अंदर ये जो पीला पीला आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये भी तुम लोग कहोगे कि 1 से 3 आपने बताया, इसमें 1 है। बेटा इतने छोटे स्ट्रक्चर में मैं 3 नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक, बस याद रखना कि 1 से 3 क्या होते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक, या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये क्या है, ये साइट ऑफ स्पर्म फार्मेशन, यहीं पे स्पर्म का फार्मेशन होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है ये स्ट्रक्चर है किसका, टेस्टिस के इनसाइड का। ठीक, ये जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है, सर्टोली सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोजोआ है, इंटरस्टेशियल स्पेस है। ठीक, अब इंटरस्टेशियल स्पेस या इंटरस्टेशियल सेल्स क्या है, इसको तुम्हें जानने की इच्छा हुई होगी कि ये कहाँ से नया टर्म आ गया। बेटा अगला लाइन यही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चौरसिया सर या हिंदुस्तानी सर कुछ छोड़ करके नहीं जाते हैं। ठीक, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है बेटा इसके बाहर अब मैं दिखा देता हूँ। ये जो हमारा क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक स्ट्रक्चर है। मान लिया जाए यहाँ 2 स्ट्रक्चर होता तो एक में चिपके तो होते नहीं, उनके बीच में कुछ जगह होते। माना कि ये हमारे क्या है, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ जो इस जगह बच रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल स्पेस। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी रक्त नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ इसमें लेडिंग सेल्स होते हैं, लेडिंग सेल्स को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स। याद करने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जगह होंगे उनको इंटरस्टेशियल स्पेस कहेंगे, और इसी इंटरस्टेशियल स्पेस में जो जगह होगा सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल सेल्स कहेंगे। और साथ ही साथ इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक, ये क्या करेंगे, जो इंटरस्टेशियल सेल होंगे बेटा ये हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे। कौन से हार्मोन्स, मेल एंड्रोजन्स का। ठीक, मेल एंड्रोजन्स का, और ये मेल एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। ठीक, अब क्या, एसेसरी डक्ट बेटा, सहायक नलिकाएं। ये सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं बेटा, 4 सहायक नलिकाएं होती हैं। किसमें, पुरुष जनन तंत्र में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कौन कौन, पहला है रेटे टेस्टिस, क्या, रेटे टेस्टिस, RETE। ठीक, रेटे टेस्टिस। दूसरा है वासा इफ्रेंटिया, क्या बेटा, वासा
इफ्रेंटिया। क्यों? क्योंकि ये वासा इफ्रेंटिया, इफ्रेंट मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। जो हमारा कहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन रहा है उसको ये बाहर कर रहा है टेस्टिस से, ठीक, वासा इफ्रेंटिया। इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस आप देखते होंगे टेस्टिस के पीछे की तरफ कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, वो होता है इपीडिडाइमिस। अभी स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ। और लास्ट जो है वो आपका है क्या? बेस डिफरेंस, ठीक, वास डिफरेंस। अब स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये जो आपका है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपका है इपीडिडाइमिस। क्या है? इपीडिडाइमिस, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? पाथवे ऑफ सीमन। मान लिया जाए या डक्ट्स, जो हमारे एसेसरी डक्ट हैं इनका पाथवे क्या, मान लिया जाए क्या हो रहा है बेटा, हमारा जो बॉडी है, ठीक, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ कहाँ पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कैसे बाहर आएंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंटिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ये ओपन होंगे कहाँ? वासा इफ्रेंटिया में। किसके थ्रू? रेटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक। रेटे टेस्टिस एक तरह से जालीनुमा संरचना होगी। रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंटिया में ये सीमन पहुंचेगा। द वासा इफ्रेंटिया लीव द टेस्टिस, जो वासा इफ्रेंटिया है ये टेस्टिस से बाहर निकल रहा होगा, इफ्रेंट है ना, बाहर की तरफ, ठीक। एंड ओपन इनटू द इपीडिडाइमिस, कहाँ पर पहुंच के ओपन हो जाएगा? ये इपीडिडाइमिस में पहुंचते ही वासा इफ्रेंटिया खत्म हो जाएगा, मतलब वहां पे समाप्त होगा। अगला स्ट्रक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो इपीडिडाइमिस होगा। अब इपीडिडाइमिस कहाँ पे होता है बेटा? मैं पहले ही बताया कि ये टेस्टिस के पीछे होता है, ठीक। अगला जो हमारा है पॉइंट वो क्या है बेटा? वो है इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स। ये क्या है? ये सेमिनल वेसिकल्स से डक्ट को प्राप्त करते हैं, ठीक। एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक। इसके ऊपर की लाइन है जो द इपीडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। बेटा ये जो हमारा क्या है? इपीडिडाइमिस है, इसी से क्या जुड़ा होता है? वास डिफरेंस से जुड़ा होता है। ये वास डिफरेंस असेंडिंग आर्डर में, मतलब बढ़ते हुए ऊंचाई की तरफ कहाँ तक जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। किससे? ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको लूप आउट करेंगे, लूप करेंगे, ठीक। इट रिसीव्स अ डक्ट, ये क्या करेंगे? एक डक्ट से फिर से जुड़ेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एंड इजाकुलेटरी डक्ट। ये जो है फाइनली जो वास डिफरेंस है ये यूरेथ्रा में और इजाकुलेटरी डक्ट में जाकर के क्या होता है? ओपन होता है, ठीक। ये क्या है? जो हमारे डक्ट्स हैं ये स्टोर करते हैं किसको? सीमन को। सीमन को ये स्टोर करने का काम करते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक। क्या लिखा है? द डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, ठीक। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेथ्रा है बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट है, ठीक, वहीं से ये बना होता। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। जो यूरेथ्रा ओरिजिनेट है कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से। वो कहाँ? पेनिस तक फैला होता है और पेनिस के कहाँ? एक्सटर्नल ओपनिंग तक, जिसको क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। यूरेथ्रल मीटस देखना है बेटा तो दिखा देता हूँ। ये जो आपका है क्या? ये वाली ओपनिंग, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक। अभी इस स्ट्रक्चर के बारे में और हम लोग बातें करते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेटा, ये आपका जो है ये पूरा का पूरा टेस्टिस है। यहाँ ये आपका पूरा का पूरा टेस्टिस है और ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? इपीडिडाइमिस है। चलो ठीक, इसके अंदर ये जो है ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिनकी संख्या 250 होती है। ये बेटा क्या है? रेटे टेस्टिस है, ठीक। वासा इफ्रेंटिया, ये जो जालीनुमा संरचना है वासा इफ्रेंटिया, ये क्या है? इपीडिडाइमिस, ठीक। ये इपीडिडाइमिस है। इपीडिडाइमिस से क्या जुड़ा है? ये बेस डिफरेंस जुड़ा है जो कहाँ पर जा करके ये यूरिनरी ब्लैडर पे लूप कर रहा है, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस क्या है?
ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। बेटा ये शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, इनमें स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, इरेक्शन का मतलब क्या है कि स्ट्रेट आउट, स्ट्रेट होना। ठीक, मतलब तनाव उनमें आना। तो फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, अगर पेनिस में तनाव नहीं आएगा बेटा तो क्या जो सीमन है, स्पर्म है, ये क्या ट्रांसफर हो सकता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में? नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं, इनमें स्पेशल टाइप की जो टिश्यूज होती हैं वो क्या करते हैं, इरेक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये फैसिलिटेट करते हैं इंसेमिनेशन को। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, जो पेनिस का सबसे लास्ट में पार्ट होता है कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस, जो उसका लास्ट का पार्ट होता है पेनिस का, उसको क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ये कवर होता है किससे, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन के कुछ लोड फोल्डिंग, फोल्डिंग मतलब जो आगे पीछे स्किन हो सके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। बेटा इसको स्ट्रक्चर में मैं दिखा देता हूँ, ये साइड से तो आपका कोई लेना देना नहीं है, ये इरेक्टाइल में जो है इसकी साइज बढ़ती है। ये आपका क्या है, ये लूज स्किन है जो फोल्डेबल है। ठीक, ये कभी आगे हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर स्किन। ये जो बेटा आपका दिख रहा है ये क्या है, ग्लैंस पेनिस है, और ये आपको तो बता दिया ये मीटस है। ठीक, लास्ट हेडिंग जो हमारा है मेल एसेसरी डक्ट, अभी रुक के जाइएगा क्योंकि 2 लाइन जो इंपॉर्टेंट नोट में बोला हूं उसको बताऊंगा जरूर। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड, क्या है, जो मेल एसेसरी ग्लैंड है उनमें क्या क्या है, इनमें जो है बेटा पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स हैं, एक जोड़ी सेमिनल वेसिकल्स हैं। क्यों, क्योंकि 2 टेस्टिस है, दोनों टेस्टिस से क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स निकले होते हैं। आप प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, 2 नहीं होता है। देखो बेटा यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपका है इसी में क्या होता है, कैंसर होता है। मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये जो आपका दिख रहा है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, ये वाला। ठीक, ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं इधर, ठीक, ये क्या है, आपका प्रोस्टेट है। ठीक, आगे क्या है, पियर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये पियर में होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये पियर में है, छोटे छोटे यहाँ दिख रहे हैं ना, ये बेटा दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये। ठीक, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक, अगला जो हमारा है वो सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड, इन ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो क्या सिक्रेशन होता है, सेमिनल प्लाज्मा होते हैं। ठीक, क्या, सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है, हाई या रिच क्वांटिटी में फ्रक्टोज होते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। साथ ही साथ अगला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता। अब आते हैं बात करने नोट की। बेटा जो हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मतलब गैमेटोजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, साथ ही साथ क्या, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन, गेस्टेशन के बाद पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ये बेटा कब होता है, ये होता है आफ्टर प्यूबर्टी, जब आप यौना अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तब प्यूबर्टी आपकी होती है। ठीक, उसके पश्चात ये बन पाते हैं, मतलब प्यूबर्टी एज में आने के बाद। वो पहले जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है या हमारे जो बुक आते हैं उनके अनुसार जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो 12 से 13 या 11 से 13 की उम्र में फीमेल्स में, जबकि 13 से 15 के आसपास मेल्स में होते हैं। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन और सोशल इफेक्ट की वजह से वर्तमान समय में 8-9 साल की उम्र में लड़कियों में, मतलब फीमेल्स में प्यूबर्टी के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वहीं मेल में भी 10 से 12 साल में ही प्यूबर्टी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे प्यूबर्टी के सिम्टम्स में क्या है बेटा कि हमारे जो पुरुष हैं इनमें क्या होगा, इनमें भी कुछ कैरेक्टर से दिखने लगते हैं।
ठीक, आवाज़ भारी होने लगता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, सीमन का फॉर्मेशन होने लगता है, साथ ही साथ फीमेल्स में पीरियाडिक साइकिल स्टार्ट होती है। चलो ये तो हो गया। अगला पॉइंट जो है इसको लड़के तो सुन के ही जाएंगे, ठीक। क्या पुरुष जो होता है बेटा, ये आजीवन ओल्ड एज में भी पिता बनने के योग्य होता है, मतलब कि इनमें गैमेटोजेनेसिस आजीवन होता रहता है, चाहे वो कितनी भी एज के हों, 90 साल के हों, 100 साल के होंगे, तो भी इनमें क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा, मतलब ये पिता बनने के योग्य होते हैं। जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं है, कुछ समय के पश्चात मतलब 50 से 55 के उम्र में क्या होता है, इनमें जो क्रैशेस हो जाते हैं, किसका, गैमेटोजेनेसिस का, गैमेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठीक। तो महिलाएं जो होती हैं ये 50-55 साल के बाद ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। इसी के लिए साथ साथ ये सेशन समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, वैसे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप किंग्स एकेडमी से जुड़े हैं तो आप सक्सेस जरूर होंगे। धन्यवाद।